फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इनकी हम बात करने वाले हैं। ये एक जनरल सा डिस्कशन रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ से लास्ट टाइम टैट में हमें क्वेश्चन देखने को मिले तो इसलिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले वाली अगर आपने केमिस्ट्री सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। राइट, तो एक बेसिक टर्म है मेलिएबिलिटी और इसको हम जान लेते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मेलिएबिलिटी। देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसी प्रोसेस या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जब हम मेटल्स को बीट करते हैं, मतलब कि हम उन्हें हथौड़े से या फिर किसी भी चीज़ से हम बीट कर रहे हैं और उनकी पतली शीटों में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, वो मेलिएबिलिटी है। राइट, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। राइट, तो आपने गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, इस तरह से चीज़ें देखी होंगी जिससे आपको पता लग जाए कि हम उन्हें शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। राइट, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब कि हम किसी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी जिससे हम मेटल्स को वायर्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर, आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स बन करके आती हैं। राइट, उसके बाद सोनोरस, तो सिंस मेटल्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड्स दे आर कॉल्ड एज सोनोरस। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि अगर कॉपर का कोई बर्तन है या स्टील का कोई बर्तन है तो अगर हम उसे ज़ोर ज़ोर से टैप करें या किसी चीज़ के साथ उसको बजाएं तो कैसी रिंगिंग साउंड आती है, तो ये भी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है। राइट, अब मेटल्स जो है इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं। राइट, मतलब हार्ड हो सकते हैं, लस्ट्रस मतलब कि चमकीले हो सकते हैं, मैलेबल शीट्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल, ठीक है, हम उनकी वायर्स बना सकते हैं, सोनोरस, उनको टैप करने पर या किसी चीज़ से उनको उनके साथ टकराने पर सोनोरस साउंड आती है। राइट, रिंगिंग साउंड आएगी तो वो सोनोरस हुए। राइट, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स होते हैं। राइट, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये आप याद रखेंगे कि अगर पता करना है कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम फिजिकली देख करके बता सकते हैं। अब मेटल्स जो जनरली पोजेस करते हैं ये सभी कैरेक्टर्स या सभी प्रॉपर्टीज़, राइट, उनको हम मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से बहुत सारे मेटल्स हमारे पास होते हैं। राइट, उसके बाद मटेरियल्स जैसे कि कोल, सल्फर, ये सॉफ्ट होते हैं। राइट, और दिखने में कैसे होते हैं, डल से होते हैं। राइट, और इनको हम पाउडर फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। अगर हम हैमर से टैप करें या किसी और भारी चीज़ से इनके ऊपर वार करें तो ये पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, ये सोनोरस होंगे, मतलब कि इनको टैप करने पर कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगी और पोर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको कोई मटेरियल शो कर रहा है तो वो कैसा होगा, वो नॉन मेटल होगा। राइट, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इस तरह के जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो सिंपली आप देखिए, सिंपली रिएक्शन देख करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आप देखेंगे तो उसमें हमें आयरन दिया है, आयरन का फॉर्मूला Fe, ऑक्सीजन दिया है O2, H2O दिया है वाटर। राइट, अब अगर इन तीनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो बनेगा Fe, राइट, 2O3। राइट, अब ये क्या होगी, तो इसको हम सिंपली आप याद रख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि जब आयरन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, क्योंकि एटमॉस्फेयर में H2O भी प्रेजेंट होगी। राइट, तो क्या बनेगा, सिंपली रस्ट बनेगी। राइट, और ये रस्ट कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। राइट, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये आयरन ऑक्साइड बनेगा। राइट, तो
रिएक्शन आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, उसी तरह से दूसरी अगर आप रिएक्शन देखेंगे दैट इज़ मैग्नीशियम प्लस और साथ में क्या है ऑक्सीजन, राइट। तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास MgO, राइट। ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, तो बेसिक होता है। और लास्ट वीडियोज़ में हम लिटमस पेपर के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर इस सेक्शन में नहीं किए हमने तो मे बी हमने बायोलॉजी सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं कि लिटमस पेपर क्या है। तो लिटमस पेपर के अगर आप बेसिक नेचर चेक करना चाहते हैं और लिटमस पेपर रेड कलर का है तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ये इंडिकेट करने के लिए कि आपके पास जो मटेरियल है या आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो कैसा है, वो कौन से नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, राइट। और यहीं पे अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ होती हैं। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो ध्यान से आप सुनेंगे कि जो कॉपर वेसल है जब वो मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज होता है। अब देखिए ये जो वाटर और ऑक्सीजन था यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में, ये क्या थी, ये मॉइस्ट एयर ही थी। ऑक्सीजन और वाटर जो है इनके मॉलिक्यूल्स हमारे हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत पुराना अगर आपके छत पे या कहीं पे लोहा पड़ा हुआ है तो उसको टाइम के साथ साथ क्या है जंग लगना उसके ऊपर शुरू हो जाता है, राइट। तो उसको कहीं से हमें ऑक्सीजन या वाटर ला के देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही जो हवा में ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करना वो शुरू कर देता है। काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है ये। उसी तरह से कॉपर वेसल है, मतलब कि कॉपर का कोई बर्तन है हमारे पास, उसको अगर मॉइस्ट एयर के साथ बहुत लंबे टाइम से एक्सपोज किया जाए तो क्या होगा, तो हमें उसके ऊपर एक ग्रीन सी कोटिंग दिखना शुरू हो जाएगी। वो क्या होगी, वो एक तरह की रस्ट ही है, राइट। ये ग्रीन मटेरियल है क्या एक्चुअली में जो हमें दिख रहा है, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होगा, राइट। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लेंगे CuOH ट्वाइस, राइट। और CuCO3 किसका है, कॉपर कार्बोनेट का, राइट। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है यही वो ग्रीन कोटिंग है जो हमें कॉपर वेसल के ऊपर देखने को मिल रही है। अब अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास मॉइस्ट एयर है और यहाँ पे क्या है, वो कॉपर वेसल है, राइट। ये क्या है, H2O CO2 और O2, ये आपको ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी, राइट। और क्या बन रहा है आपके पास, तो एक बन रहा है CuOH ट्वाइस, राइट, मतलब कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या बन रहा है, कॉपर कार्बोनेट, राइट, CuCO3। तो यही वो ग्रीन कोटिंग है। और टैट में इसी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो ग्रीन कोटिंग है वो क्या है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन में दिया रह सकता है, या दोनों ही दिए होंगे, तो आंसर आपको पता ही है कि ग्रीन कोटिंग क्या है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। तो अब उसी तरह से बता रहा है कि अगर सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे, राइट, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सल्फरस एसिड बनता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि अब अगर आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सल्फ़र और ऑक्सीजन का अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, और जब आप इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर, राइट, तो क्या बनेगा, सल्फरस एसिड बनेगा, राइट। तो अब इसको समझने के लिए नीचे वाला आप रिएक्शन देख लीजिए। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, राइट, SO2, इसको वाटर के साथ आपने रिएक्ट करवाया और क्या बना, सल्फरस एसिड बन गया, राइट। तो सल्फरस एसिड का आप फॉर्मूला याद रख लेंगे, H2SO3। उसके बाद जो सल्फरस एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर पे कैसा टर्न करेगा, रेड टर्न कर जाएगा, राइट। जनरली जो ऑक्साइड्स हैं वो नॉन मेटल के वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर रेड लिटमस पेपर होगा तो ब्लू में चेंज होगा, राइट। रेड लिटमस पेपर होगा तो ब्लू में चेंज होगा, और ब्लू का इंडिकेट करेगा कि वो जो चीज़ है वो कैसी है, वो बेसिक है,
राइट। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है, मतलब क्या है कि वो जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं वो कैसे हैं, वो एसिडिक इन नेचर हैं, राइट, क्योंकि जनरली हम यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर, हवा के साथ हमने देख लिया, वाटर के साथ भी हम देख लेते हैं। तो सोडियम एक मेटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ, राइट। और बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब अगर आप सोडियम को हवा में निकाल देंगे तो मे बी वहाँ पे आग लग सकती है, राइट। बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमें सोडियम को किस में स्टोर करना पड़ता है, सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर रखना पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे आप, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, हमने यही देखा कि वाटर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से रिएक्ट करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और कुछ मेटल्स जो है वो नहीं करते रिएक्ट, राइट। जैसे कि आयरन हो गया, वाटर के साथ ही कैसे रिएक्ट करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा। अभी हमने पीछे रस्ट का जो है वो रिएक्शन हम देख चुके हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है, एकदम से नहीं होगी, रस्ट आएगी एकदम से नहीं आएगी आयरन पे, धीरे धीरे, ये काफ़ी साल लग सकते हैं इसमें, राइट। वहीं अगर आप सोडियम का केस देखेंगे तो वो विद इन सेकेंड्स में आग लग जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। अब जनरली ये बोल रहा है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं एयर के लिए। जैसे कि नॉन मेटल्स को स्टोर किया जाता है वाटर में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाएंगे तो फॉस्फोरस, राइट। लास्ट हम किसकी बात कर रहे थे, लास्ट हमने बात की थी मेटल की, और वो कौन सा मेटल था, सोडियम था, और किस में स्टोर कर रहे थे, केरोसिन में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक नॉन मेटल की, जो कि कौन है, फॉस्फोरस। ये हवा के साथ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किस में स्टोर करके रखते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, और हवा में क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, राइट। तो इसलिए इसका हवा के साथ कांटेक्ट तोड़ने के लिए हमें फॉस्फोरस को किस में स्टोर करना पड़ता है, वाटर के अंदर स्टोर करना पड़ता है, राइट। अब रिएक्शन विद एसिड्स देख लेते हैं कि एसिड्स के साथ क्या क्या रिएक्शन होते हैं। तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली, एक आधी एक्सेप्शन हमें हर एक केस में देखने को मिल ही जाएगी। जनरली हम बात करें तो नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और वहीं अगर एसिड्स की बात की जाए, मेटल्स की बात की जाए, तो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। और वो कैसे बर्न होंगे, तो पॉप साउंड में, राइट। पॉप साउंड आप याद रखेंगे। उसके बाद कॉपर है, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट किया है तो कॉपर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे आप उसको हीट करें, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। गॉट दैट, ये कॉपर का एक्सेप्शन है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद रिएक्शन विद बेसिस, तो बेसिस के साथ देख लेते हैं। अभी हमने ये बात की कि पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, हाइड्रोजन गैस की। मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए। याद रखेंगे आप, मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि वो हाइड्रोजन गैस बना सकें। और हाइड्रोजन गैस जहाँ पे होगी तो वहाँ पे बर्निंग का साउंड कैसा आएगा, पॉप साउंड आएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं बेसिस के साथ, तो ये हम जनरली बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जा रहे, सिर्फ हम सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, देख लेते हैं कि क्या है, राइट। सबसे पहले ही सीधा रिएक्शन देखते हैं कि एक कॉपर सल्फेट है, राइट। इसका फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, CuSO4। देखिए आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो तो याद होने ही चाहिए, राइट। जिंक है, Zn। अब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया। कॉपर सल्फेट कैसा था, ब्लू कलर का था, राइट, ब्लू कलर का था। कॉपर सल्फेट को हमने रिएक्ट कराया जिंक से, और क्या रिएक्शन में हमें आगे क्या देखने को मिला कि जिंक सल्फेट बन गया, राइट। जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, और सल्फेट के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट बना दिया।
और ये कैसा था, कलरलेस था, राइट। और फिर एक पाउडर्ड फॉर्म का आपको कॉपर अलग से देखने को मिल जाएगा, जो किस कलर का होगा, रेड कलर का। गॉट दैट। ZnSO4 जो है वो किसका फॉर्मूला है, जिंक सल्फेट का। सिंपल सी बात आप याद रख लेंगे, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाया जिंक से और क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया, कलरलेस था, और कॉपर कैसा, पाउडर्ड फॉर्म में रेड कलर का बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स जो हैं या फिर किसी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड जो रूल्स हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के द्वारा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एंड द रूल हेयर इज़ कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। अगर यहाँ पे कॉपर की जगह आयरन होता तब भी सेम ही प्रोसेस होता, राइट। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। तो ये एक फैक्ट है या एक रूल है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। मतलब सिंपल सा क्या है कहने का कि जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था, इसलिए उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो हम यही बात कर रहे हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि जो जिंक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो उसको रिप्लेस कर पाए, राइट। तो इसलिए जिंक ने सिंपली कॉपर को निकाल दिया, कह सकते हैं कि कमज़ोर था इसलिए उसने उसको यहाँ से हटा दिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके, राइट। तो ये एक फैक्ट है, आप याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई बार पूछ लेता है। उसके बाद यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, देख लेते हैं। तो मेटल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल, वाटर बॉयलर्स, राइट। तो ये क्या है, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप गैजेट्स यूज़ करते हैं वो सभी के सभी किससे बने हैं, वो मेटल्स से बने हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन मेटल्स को भी देख लेते हैं। तो नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो देखिए सिंपल से किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, राइट। तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल्स भी, सॉरी नॉन मेटल्स भी, तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद नॉन मेटल्स यूज एज फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि नॉन मेटल्स को, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी मैग्नीशियम पाया जाता है, तो या नाइट्रोजन अगर हमें चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो प्लांट्स करते हैं, राइट। तो नाइट्रोजन जो है वो, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और ये हमें कहाँ पे हेल्प करेंगे, तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, राइट। मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, ये आप याद रखेंगे, ये मेटल है, और नाइट्रोजन क्या है, वो नॉन मेटल है। उसके बाद नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस। तो बहुत सारे नॉन मेटल्स जो है वो वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस में भी यूज़ होते हैं, तो ये आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आपने बहुत बार देखा होगा, राइट। उसके बाद नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। तो नॉन मेटल्स क्या है, एक पर्पल कलर का सोल्यूशन आता है, अभी मेरे को उसका जनरली एक नाम था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ आयोडीन का सोल्यूशन था, आई थिंक सो। सिंपली आप याद रख लेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे वुंड्स पे, जो हमारी चोट लग जाते हैं, उनके लिए एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम उनको यूज़ करते हैं, राइट। आई थिंक सो उसका दवाई का नाम है पोवर्डीन करके कुछ दवाई है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो नॉन मेटल्स उसमें डले होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। तो पटाखे जो आप जलाते हैं दिवाली पे, शादियों पे, वो किससे बने होते हैं, वो नॉन मेटल से बने होते हैं, राइट। उसके बाद दो एलिमेंट्स हैं, इनको हम ध्यान में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ से टैट के बायोलॉजी में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। केमिस्ट्री सेक्शन में नहीं आया, बायोलॉजी में आया था। Mg क्या है, कोर एलिमेंट है क्लोरोफिल का, राइट। तो क्लोरोफिल में आपको पता होगा कि अगर ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ही जो लीफ को है ग्रीन कलर दे रहा है या प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा है, तो वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, Mg की वजह से आता है, मैग्नीशियम की वजह से आता है, राइट। इसीलिए इसको कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे आप। और आयरन कहाँ, हमारे ब्लड में पाया जाता है, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो
इंसान जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लग सकती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पैंडमिक ने हमें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जो है वो बता दी है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अभी हम जनरल बेसिक टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, बाद में हम हमारे कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी टॉपिक्स पे हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो हम बड़े बड़े टॉपिक्स भी लेकर के आएंगे। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर हम बड़े टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।